नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं कौशल्या राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और करती हूँ। और जैसे कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक कौन सा है? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी हम क्या कहते हैं? कि हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये किसके अंतर्गत आती है? तो विज्ञान विषय के अंदर आती है। रासायनिक विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। और बल गतिकी के अंदर हम अभिक्रियाओं के वेग के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लिखिए रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो लिखना विज्ञान विषय की वह शाखा, विज्ञान विषय की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अलग अलग जो रिएक्शन हैं उनके वेग की बात करें, और वेग को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। रासायनिक बल गतिकी जो है इसके देखो कि ये क्या है, इस बात अपन बात करें रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कितनी प्रकार की होती है। तो अलग अलग प्रकार की हमारी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके हम बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये होती है अति मंद रासायनिक अभिक्रिया। अति मंद रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ये आणविक अभिक्रियाओं का ही एक टाइप है, आणविक अभिक्रियाओं का ही क्या है? एक प्रकार है। परंतु ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको संपन्न होने में कई सालों का समय, कई वर्षों का समय होता है। अब कई वर्षों तक हम किसी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर पाते, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम अति मंद रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग नहीं निर्धारित कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आता है वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में वर्षों का समय लग जाता है, वर्षों का समय लग जाता है रासायनिक बल गतिकी के अंदर, रासायनिक बल गतिकी के अंदर इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर पाना असंभव है। कई सालों तक, जैसे कि हम बात करें जल का अणु और ऑक्सीजन का अणु संयोग करके H2O अर्थात जल का एक
अणु का निर्माण करता है, सॉरी हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल का एक अणु का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में वर्षों का समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो है अति मंद रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और इतनी मंद अभिक्रियाओं का वेग का अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक आता है अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, इन्हें हम तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इन्हें हम तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं या फिर आप इसे आयनिक अभिक्रियाओं के अंदर भी रख सकते हो। जो हमारी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, आयनिक अभिक्रिया जो है ये आयनों के मध्य संपन्न होती है, धन आयन और ऋण आयन इस तरीके के आयनों के मध्य संपन्न होती है। और अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से, इतनी फास्ट गति से संपन्न होती है कि वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया इतनी जल्दी संपन्न होती है कि उनके वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता और ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या है, काइनेटिक के अंदर नहीं पढ़ते हैं या काइनेटिक के अंदर इनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो कैसी हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं आयनों के मध्य संपन्न होती हैं। आयनों के मध्य संपन्न होती हैं। आयनों के मध्य संपन्न होती हैं एवं इतनी तीव्र गति से, एवं इतनी तीव्र गति से संपन्न होती हैं कि इनके वेग का निर्धारण कर पाना, कि इनके वेग का, कि इनके वेग का निर्धारण कर पाना कठिन है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया, जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस प्रकार से जुड़ेगी और हमारा बनेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम का नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है कि इसका वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते, तो काइनेटिक के अंदर ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम नहीं लेते हैं। तो काइनेटिक के अंदर कौन सी रिएक्शन जो है उनका हम स्टडी करते हैं, तो इसमें काइनेटिक के अंदर आती है मॉडरेट रिएक्शन, जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रियाएं या आणविक अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रिया क्या होती हैं? ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो अणुओं के मध्य, जो अणुओं के मध्य संपन्न होती हैं एवं इनके वेग का निर्धारण, एवं इनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो काइनेटिक के अंदर हम इनके वेग का निर्धारण जो है वो कर सकते। तीन तरीके की हमने रिएक्शन पढ़ी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा मंद अभिक्रियाओं का हम अध्ययन नहीं कर पाते, वेग का नहीं कर पाते, लेकिन अगर एक रिएक्शन मॉडरेट गति से संपन्न होती है, एक मंद गति से संपन्न होती है, धीरे धीरे संपन्न होती है, लेकिन इतना धीरे नहीं होती कि सालों का समय लग जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम काइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं।
ठीक है, बात करते हैं अब अभिक्रियाओं का औसत वेग। अभिक्रियाओं का वेग, अभिक्रिया के वेग को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इन शॉर्ट हम इसे कहते हैं ROR। क्या कहते हैं? ROR कहते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है, ये अभिक्रिया का वेग जो है वो दो प्रकार से संपन्न होता है। अभिक्रिया, अच्छा क्या है अभिक्रिया का वेग की अगर हम बात करें, कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण कर पाना संभव है, तो वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्या है? समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अभिकारक, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। देखो क्या है, कोई अभिक्रिया संपन्न होने में किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, संपन्न होने में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता घटती है, घटती है एवं उत्पादों की सांद्रता में, एवं उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो समय के साथ, टाइम के साथ अभिकारकों की सांद्रता कितनी घटी या समय के साथ उत्पादों की सांद्रता कितनी बढ़ी, उसे ही हम क्या कहते हैं? सांद्रता में परिवर्तन। समय के साथ सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे अभिक्रिया के वेग के लिए? हम लिखेंगे अतः समय के साथ, अतः समय के साथ अभिक्रिया की, अभिकारकों या उत्पादों की, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन कितनी घटी, टाइम के साथ कंसंट्रेशन कितनी बढ़ी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। तो टाइम के साथ कितनी घटी या टाइम के साथ कितनी वृद्धि हुई या फिर कितना परिवर्तन उस समय पे, उस टाइम में आया, ये हमारा क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, वेग अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, तो औसत वेग, दो प्रकार का अभिक्रियाओं का वेग होता है, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ते हैं औसत वेग। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए अभिकारकों, अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाले, होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या तो अभिकारक की सांद्रता में चेंज आएगा या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित समय अंतराल के लिए कितना परिवर्तन आया वो उसका क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। हो सकता है वो अभिकारकों के लिए हो सकता है वो उत्पाद के लिए हो। तो अगर हम लिखना चाहें कि औसत वेग क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं? औसत वेग क्या है अगर आप लिखना चाहें फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे?
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अभिकारक की अंतिम सांद्रता अपॉन सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता परिवर्तन में लगा। औसत वेग को हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी सांद्रता थी और एंड में कितनी सांद्रता थी, और स्टार्टिंग से एंडिंग में जो सांद्रता में चेंज आया उसमें कितना समय लगा, मतलब अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा, वो उसका क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ठीक है, सेम टू सेम उत्पाद के लिए होगा, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे सांद्रता में लगा हुआ समय। ठीक है, चले तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा कि यदि कोई अभिकारक है, यहाँ पर एक रिएक्शन है कि A प्लस बी ने मिलकर क्या बनाया? C उत्पाद बनाया, तो यहाँ पर A और B हमारे क्या हुए? अभिकारक हुए। क्या हुए? अभिकारक हुए। और C हमारा क्या हो गया? उत्पाद हुआ। C हमारा क्या हुआ? उत्पाद हुआ। अब अगर हमें निकालना है औसत वेग, क्या निकालना है? औसत वेग निकालना है, तो अभिकारक की जो सांद्रता, मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी और अभिकारक की अंतिम सांद्रता कितनी, माना कि हम मान लेते हैं, माना कि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A नॉट है, व अभिकारक A की अंतिम सांद्रता हमारी A है, तो हमारा वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग होगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अभिकारक की अंतिम सांद्रता बटे सांद्रता में लगा गया समय। अब क्योंकि ये अंतर को बताता है, तो हम इस अंतर को लिख सकते हैं डेल A अपॉन डेल टी। क्या लिख सकते हैं? डेल A अपॉन डेल टी, जहां पे डेल A क्या है? प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के मध्य क्या है? अंतर है, तो इसे हम डेल A बाई डेल टी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार अभिकारक B का औसत वेग अगर हम बात करें क्या होगा, तो अभिकारक B का औसत वेग हो जाएगा डेल B अपॉन क्या हो जाएगा? डेल। क्योंकि A और B दोनों ही क्या हैं? अभिकारक हैं। A और B दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की होती है, और वो क्या चीज नोटिस करने की होती है? कोई चीज नोटिस करनी होती है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों की सांद्रता तो होती है, वो क्या होती है? घटती है, एवं उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। अभिकारकों की सांद्रता घटती है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? घटती है। और उत्पाद हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। और ये जो सांद्रता परिवर्तन होता है, ये हमारा क्या हो गया? सांद्रता, और ये हमारा क्या हो गया? समय। तो समय के साथ आप पाएंगे कि धीरे धीरे अभिकारक क्या होते जाते हैं? खत्म होते जाते हैं, और उत्पाद धीरे धीरे क्या होना शुरू होते हैं? बनना शुरू होते हैं। इसलिए अगर हम औसत वेग लिखना चाहें, अगर हम क्या लिखना चाहें? औसत वेग लिखना चाहें, तो अभिकारकों का औसत वेग हमेशा ऋणात्मक होता है। पहला पॉइंट, अभिकारकों का औसत वेग
अभिकारकों का औसत वेग हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। व उत्पादों का औसत वेग, धनात्मक होता है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि औसत वेग बराबर माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल सी बाई डेल टी, जहां पर डेल सी बाई डेल टी प्लस क्या है? हमारी उत्पाद का औसत वेग है, और डेल ए बाई डेल टी या डेल बी बाई डेल टी माइनस का, ये हमारा क्या है? अभिकारकों का क्या है? औसत वेग है। क्या है? अभिकारकों का औसत वेग है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या था? औसत वेग। अब हम बात करते हैं तात्कालिक वेग की। तो तात्कालिक वेग क्या कहलाता है? दूसरा टाइप होता है हमारा तात्कालिक वेग। दूसरा होता है हमारा तात्कालिक वेग। किसी वेग को तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। किसी वेग को तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग होता है पर्टिकुलर किसी मोमेंट पर, हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर कितना सांद्रता में परिवर्तन आया। किसी निश्चित समय की अगर हम बात करें, किसी फिक्स समय की अगर हम बात करें, तो उस प्रकार उस टाइम पे जब हम वेग निकालेंगे तो उस वेग को क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तो तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया की या अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को, किसी निश्चित समय में या निश्चित क्षण पर अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग। क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग या आप तात्कालिक वेग भी कहा जा सकता है। तो तात्क्षणिक वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग होता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं आप सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। सांद्रता को हम C से डिनोट करते हैं और परिवर्तन को डेल से, तो डेल C अपॉन डेल टी। जब हम समय की अति सूक्ष्म परिवर्तन की बात करें, अति सूक्ष्म परिवर्तन की बात करें, तो हमारा तात्क्षणिक वेग होता है dc अपॉन dt। क्या होता है? dc अपॉन dt होता है। ये हमारा क्या था? ये था अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती, तात्क्षणिक वेग किस तरीके का होता है, औसत वेग किस तरीके का होता है, रासायनिक बल गतिकी के अंदर किस प्रकार की अभिक्रियाओं का हम क्या कर पाते हैं? वेग का निर्धारण कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने इन चीजों को देखा। पर इसे आप लिख लीजिए। चले अब बात करते हैं हम वेग की इकाई क्या होती है। अभिक्रिया के वेग की इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई। अगर हम वेग की इकाई निकालना चाहें तो देखो सांद्रता है। क्या है? सांद्रता है। सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर, और नीचे अपॉन में क्या है? समय। तो अगर आप बात करें कि हम इस अभिक्रिया का वेग की इकाई पूछें, तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है?
तो अभिक्रिया के वेग की इकाई कितनी होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो लिखने का हिंदी के अंदर क्या तरीका है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है। और मिनट के अंदर लिख सकते हैं आप मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये क्या है? अभिक्रिया के वेग की इकाई है। बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शन के आधार पे अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रदर्शन के आधार पे हम लिख सकते हैं विभिन्न अभिकारकों की और उत्पाद की सांद्रता द्वारा विभिन्न अभिकारकों व उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन द्वारा हम औसत वेग जो है वो किस प्रकार लिख सकते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना। अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित, अगर हम किसी की सांद्रता के द्वारा अभिक्रिया का वेग लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग परिवर्तन क्या होता है? dA/dt। उसके बाद माइनस का लग जाता है, क्योंकि अभिकारक अगर अभिकारक है तो ऋणात्मक लगेगा और उत्पाद है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक परिवर्तन होता है। तो कैसे लिखा जाता है? अगर आपकी कोई अभिक्रिया है, तो माना कि अभिक्रिया है A/dB gives us Tc plus Td, जहां पर ABCD जो है AB ये अभिकारकों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, अभिकारकों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, और स्मॉल c और स्मॉल d ये उत्पादों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक हैं। उत्पादों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक हैं। उत्पादों के स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। तो अगर हम इनका वेग लिखना चाहें तो हम जो वेग है वो किस प्रकार लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ए के लिए हम लिखेंगे -1/a dA/dt। ये है ए के विघटन की दर, ये है ए के विघटन की दर। कि किस प्रकार जो ए है, ए अभिकारक है, ये टूट टूट के क्या बना रहा है? उत्पाद। तो ये विघटित हो रहा है, ये टूट रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसके ऊपर हमेशा कौन सा साइन लगेगा? माइनस। ठीक है, जो हमारा स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है ये 1 के अपॉन में 1 के बटे में लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर हम उत्पाद अभिकारक बी के लिए बात करें तो हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे -1/b dB/dt। ये क्या है? बी के विघटन की दर है, बी के विघटन की। इसी प्रकार हम सी उत्पाद के लिए बात करें तो यहाँ प्लस सिग्नेचर लगेगा, 1/c उसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक हो गया, dC/dt ये सी उत्पाद के बनने की दर। और आगे जाके हम और लिखना चाहे तो डी उत्पाद के लिए हम लिख सकते हैं 1/d dd/dt। यहाँ पर ये क्या है? डी के बनने की दर। इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया का क्या लिख सकते हैं? वेग लिख सकते
अभिक्रिया का क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। और ये जितना भी वेग होता है ये बराबर होता है, क्योंकि जितना जल्दी ये टूटेगा उतनी ही तीव्र ये बनेगा। इसके टूटने की और इसके बनने की दर एक समान होती है। इसलिए अगर आप लिखना चाहें अभिक्रिया का वेग, इसलिए हम लिखना चाहें अभिक्रिया का वेग, तो हम लिखेंगे -1/a dA by dt is equals to -1/b dB by dt is equals to plus 1/c dC by dt is equals to plus 1/d dd by। तो इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया का क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, जहां पर जो अभिकारक है उनका विघटन होता है, वो टूटते हैं, वो कम होते हैं, और उत्पाद हमेशा बनते हैं, उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। चलिए कोशिश करें हम कुछ अभिक्रियाओं का औसत, ये वेग जो है हम इस वेग को लिख पाए। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी कौन सी है, रिएक्शन है कि N2 प्लस 3H2 ये बनाती है 2 मोल, क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो ये और ये हमारे दोनों क्या हुए, अभिकारक हुए, और NH3 जो है ये हमारा क्या हुआ, उत्पाद हुआ। क्या हुआ, उत्पाद हुआ। अगर हम इसके लिए क्या निकालना चाहें, अभिक्रिया का वेग लिखना चाहें, अभिक्रिया का वेग लिखना चाहें, तो देखिए N2 हमारा A हो गया मान लिया, पर इसका स्टाइक्योमेट्री नहीं है, लेकिन ये कम होगा, तो हम लिखेंगे N1/d N2/dt बराबर, यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री गुणांक है 3, तो -1/3 DH2/dt बराबर, यहाँ पर अमोनिया 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा प्लस स्टाइक्योमेट्री अपॉन में लिखा जाता है DNH3/। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनकी सांद्रता और सांद्रता में लिया गया समय लिख सकते हैं। सेम टू सेम अगर हम बात करें, हम कोई और रिएक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर, जैसे हमने लिखा PCl5 को हमने तोड़ा तो ये बनाया PCl3, बनाया PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पर PCl5 जो है ये हमारा क्या हुआ, अभिकारक, और ये दोनों हमारे क्या प्राप्त हुए, उत्पाद। तो इनके लिए हम अगर अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, ये अभिकारक है तो टूटेगा, तो -d सांद्रता किसकी, PCl5/dt इज इक्वल टू प्लस PCl3/dt प्लस बराबर प्लस Cl2/, तो सांद्रता और अपॉन सांद्रता में लिया गया समय, या सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लिया गया समय, ये हमारा हो गया क्या, अभिक्रिया का वेग। हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में कुछ देखा, कुछ रिएक्शंस हमने देखी, और इन रिएक्शंस के बाद हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया हमारी होती है, तो इस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कारक अभिकारक की सांद्रता। यदि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा कि अभिकारक क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहला पढ़ते हैं अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता,
तो अभिकारक की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ा दिया जाए, जितना उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया के वेग को अर्थात अभिक्रिया को संपन्न होने इतना ही क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आप लिखेंगे अभिकारकों की सांद्रता में, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के द्वारा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के द्वारा यदि अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, यदि अभिकारकों की सांद्रता में आप लिख सकते हैं वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग भी, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा आप सांद्रता में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, वेग। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिकारकों की क्या होती है, सांद्रता जो होती है ये समानुपाती होती है। अभिकारकों की सांद्रता किसके समानुपाती होती है, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अभिकारकों की सांद्रता, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के, अभिक्रिया के वेग के पर समानुपाती होती है। जितना ज्यादा सांद्रता बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा, समानुपाती होती है। पर यहाँ पर एक चीज जो है वो आगे देखी जाती है कि क्या जो शून्य कोटि की जो हमारी अभिक्रियाएं होती, कोटि शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उनका क्या होता है, उनकी इन शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये देखा गया है। तो प्रायोगिक रूप से अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक टर्म जो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर हम नोट करके लिख सकते हैं क्या, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता या अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है, अभिकारक की सांद्रता को आप चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए या कितना भी घटा दिया जाए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभिकारकों के वेग पर या अभिक्रिया के वेग पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, अभिकारकों की सांद्रता हो गई, तो अगर हम बात करें वो होगा अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। दूसरा हम बात करें अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति किस प्रकार है। अगर अभिकारकों में मजबूत बंध है तो उन्हें टूटने में उतना ही समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय लगेगा अभिक्रिया का वेग में भी उतना ही अधिक क्या लगेगा, समय लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम ये लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों में उपस्थित, अभिकारकों में उपस्थित बंध टूटते हैं, बंध टूटते हैं व उत्पाद में बंधों का निर्माण होता है।
जितने अधिक मजबूत बंध होंगे उतना ही अधिक अभिक्रिया का क्या होगा, वेग होगा। तो अभिकारकों की जो हमारी प्रकृति होती है ये अभिक्रिया के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा बात करें हम किसकी, हम बात करें अभिकारकों का पृष्ठीय तल। नेक्स्ट हम बात करें अभिकारकों का पृष्ठीय तल। अभिकारकों का पृष्ठीय तल, अभिकारकों का पृष्ठीय तल, अभिकारकों का पृष्ठीय तल, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा अभिकारकों का पृष्ठीय तल होगा, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा जो वेग है वो आपका क्या होगा, बढ़ता है। अभिकारकों का पृष्ठीय तल, अभिकारकों के पृष्ठीय तल में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और पृष्ठीय तल में कमी आ जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घट जाएगा। और अगर वेग घट जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो ज्यादा ही क्या होगी, फास्ट रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ताप में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट हम बात करें तापमान में, तापमान में वृद्धि अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा किसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसके मध्य के जो अणु होंगे वो उतनी ही तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। और जितना ज्यादा अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे उतने ही जल्दी क्या होगा, उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो तापमान में, अगर आप तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया का जो वेग है ये डबल हो जाएगा, मतलब उतनी ही तीव्र गति से क्या होगा, संपन्न होगा। तो वेग, अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का जो वेग है ये क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। क्या हो जाएगा, ना। अगर आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दुगुना होता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्प्रेरक की। नेक्स्ट क्या बात करें हम, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वह अणु, वह परमाणु या अणु या यौगिक चाहे जो भी हो, जो क्या करे, जब किसी अभिक्रिया में डालते हैं तो अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अभिक्रिया दर को, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। संक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम, और वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया में उत्प्रेरक स्वयं भाग नहीं लेते हैं, स्वयं भाग नहीं लेते हैं, परंतु यह संक्रियण ऊर्जा को, परंतु यह संक्रियण ऊर्जा को कम करके, संक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते, अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते, वृद्धि। संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में ये क्या कर लेते हैं, वृद्धि। मतलब अभिक्रिया के अंदर क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, कम करेंगे, और अभिक्रिया की वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक क्या होती है,
अलग अलग प्रकार के हमने रिएक्शंस देखे, जिसमें मॉडरेट रिएक्शंस का हम काइनेटिक के अंदर अध्ययन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है। वेग के अंदर हमने दो प्रकार के वेग पढ़े, जिसमें औसत वेग और तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में कि वेग को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, जिसमें हम अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रियाओं का वेग देखेंगे।